हिजड़ा, किन्नर, ट्रांसजेंडर और ना जाने क्या क्या नाम है इनके, पर शायद हम में से कोई इनका रियल नेम ही जानता हो। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं ताली मूवी की। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के उन पहलुओं को दिखाया है जिसके बारे में शायद ही हमने कभी सोचा हो। मूवी की शुरुआत में हमें क्लास का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टीचर हर बच्चे से पूछती है कि वो बड़ा होकर क्या बनना चाहता है। इस पर कोई बच्चा कहता है कि वो डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर, कोई साइंटिस्ट, अलग अलग नाम लेते हैं। वहीं पर एक लड़का गन्या कहता है कि मैं बड़ा होके माँ बनूंगा और अपने बच्चों को बहुत प्यार से रखूंगा, उन्हें साड़ी बिंदी ये सब लगाऊंगा। पर क्लास के सारे बच्चे उस पर हंसने लगते हैं। तब टीचर उसको डांट के कहती है कि कोई भी लड़का कभी माँ नहीं बन सकता, और ये कहते हुए उसे डांट कर क्लास से बाहर कर देती है। गन्या के घर में उसकी माँ, बहन और पापा होते हैं। गन्या अपनी माँ से बहुत प्यार करता है और उसे अपने दिल की हर एक बात बताता है। गन्या माँ भी उससे बहुत प्यार करती है और उसके दिल की हर एक बात समझती है। अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। यहाँ गौरी नाम की एक औरत अपने गहने बेच रही होती है ताकि वो अपने बच्चों का पेट पाल सके। ये औरत और कोई नहीं, कन्या है, जो अब एक औरत बन चुका है। अब रात को मुन्ना नाम का एक हिजड़ा गौरी से कहता है कि माँ तू खाना खा के सो जा। तब गौरी कहती है आज मेरा उपवास है क्योंकि कल का दिन हमारे लिए बहुत खास है। कल या तो लोग हमें अपनाएंगे या फिर से हमें वहीं गटर में फेंक देंगे। अब दूसरे दिन गौरी कोर्ट पर पहुंचती है जहां कार में उसके साथ पामीला भी है। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के बारे में लिख रही है। इस सिलसिले में वो गौरी से मिलते रहती है, इसलिए अब उसे हिंदी भी बहुत अच्छे से आती है। अब पामेला गौरी से पूछती है क्या आपके फैमिली ने आपको सपोर्ट किया था। अब सीन पास्ट में शिफ्ट होता है जहां गनिया औरत के वेश में स्टेज पर नाच रही होती है। उसी समय उसके पापा उसे को देख लेते हैं और हाथ खींच के उसका घर लेके जाते हैं और कहते हैं मैंने तुझसे कभी पढ़ने के लिए नहीं बोला, कभी तुझसे अच्छे मार्क्स की डिमांड नहीं करी, बस मैं चाहता हूँ जो तू ये कर रहा है तू इसको छोड़ दे, वरना हम कहीं भी शक्ल दिखाने लायक नहीं बचेंगे, लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। और साथ ही वो गन्या से प्रॉमिस लेते हैं कि आगे से वो ऐसा कोई भी काम नहीं करेगा। घर में आया तूफान और भी तेज हो जाता है जब दूसरे दिन गन्या जब स्कूल से घर पहुंचता है तो देखता है उसकी माँ की मृत्यु हो गई है और वो दुनिया में सबसे ज़्यादा जिससे प्यार करता है वो भी इस दुनिया में नहीं रही। अब सीन प्रेजेंट डे पे शिफ्ट होता है जहाँ गौरी कोर्ट में पहुँच चुकी है। जब वो भारत माता की मूर्ति के आगे खड़ी होती है तभी तो फर्जी लॉयर आके उस पर स्याही फेंक देते हैं। ये देख के वो बहुत शर्मिंदा फील करती है और रोने लगती है। पास ही खड़े पुलिस वालों के पास जब वो जाती है तब वो कहते हैं अरे मैम, उन फर्जी लॉयरों को ढूंढने हम कहाँ जाएं, वैसे भी वो फर्जी थे, अगर आपको चाहिए तो बगल वाले स्टेशन में जाके अपनी कंप्लेंट करवा दो। अब जब गौरी और पामेला बाहर वॉक कर रहे होते हैं तो पामेला उससे पूछती है माँ की मृत्यु के बाद क्या हुआ। तब गौरी कहती है कि दीदी की शादी हो गई और पापा जुट गए मुझे आदमी बनाने में। वो तरह तरह के डॉक्टर्स के पास जाते, अलग अलग दवाइयाँ लाते और वो सब मुझे खाने को देते। उन सब दवाइयों से जो मुझे दर्द होती, पीड़ा होती, शायद ही मैं उन्हें कभी शब्दों में किसी को बता पाऊँ। फिर एक दिन उस दर्द से बचने के लिए मैंने वो दवाइयाँ अपने गद्दे के नीचे डाल दी। अब एक दिन जब मैं मूवी देखने जा रहा था तो पीछे सीट में मुझे कुछ हिजड़े दिखाई दिए। उनकी चूड़ी, बिंदी, इन सब से मैं बहुत मोहित हो गया। इतना मोहित हुआ कि उनके बाहर निकलने के बाद मैं उनका पीछा करने लगा। उसमें से एक हिजड़े ने मुझसे अच्छे से बात करी और मेरी बातों को समझा और मुझसे बोला अगर मैं चाहूँ तो मैं उनके साथ रह सकता हूँ, कुछ दिन मैं उनके साथ रहूँ, उनको जानूँ, देखूँ और अगर मुझे जचता है तो मैं उनके साथ ही आगे रह सकता हूँ। और फिर क्या था, मानो मेरे पंखों को उड़ान मिल गई हो। मैं उनके साथ रहता, उनकी जैसी एक्टिविटीज़ करता, चूड़ी बिंदी पहनता। और इधर पापा भी बहुत खुश थे, उन्हें लग रहा था कि मैं आदमी बन गया हूँ। उन्होंने मेरी दीदी को फ़ोन करके बताया कि अब तो मेरे मुंह में दाढ़ी भी आने लगी है। अब एक दिन मैं उसी हिजड़े के साथ बाजार गया और उसने जैसे ही एक दुकानदार से पैसे मांगे तो दुकानदार ने उसकी चेस्ट में हाथ रख दिया। उसके बाद उसने ऑटो वालों से पैसे मांगे तो इरिटेट होकर एक ऑटो वालों ने उसे बहुत मारा। बाद में उसी ने मुझसे बोला कि यही सब दिखाने के लिए मैं तुझे अपने साथ बाजार लाई थी। हमारे यहाँ कोई इज्जत नहीं है रे, हमारे यहाँ जानवरों से भी कम औकात है, जब चाहे जो चाहे हमें छू सकता है, हमें मार सकता है। क्या तुझे भी ऐसी ज़िंदगी चाहिए? वहीं दूसरी तरफ जब गौरी के पापा घर पहुंचते हैं तब कुछ ढूंढते वक्त उन्हें वो दवाइयाँ बेड के नीचे मिल जाती हैं। जब वो उसका बैग टटोलते हैं तो उसके अंदर उन्हें चूड़ी बिंदी ये सारा सामान मिलता है। ये देख के वो बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं। जब गौरी घर लौट
वो मेज पर रखा सामान देखती है। तब उसके पापा कहते हैं कि मैं ऐसे नहीं जी सकता। मैं रोज सुबह इसी उम्मीद से उठता था कि शायद आज मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। मैं ऐसी जिंदगी नहीं जी पाऊंगा। अगर तू और मैं एक ही घर में रहे तो हम दोनों में से किसी एक की मौत निश्चित है। इससे अच्छा मैं ही मर जाता हूँ। ये बोलते हुए वो किचन में चले जाते हैं। अब गन्या अपने पापा की भलाई के लिए पापा के बटुए से कुछ रुपए निकालता है। 2 जोड़ी चप्पल लेता है, एक जोड़ा कपड़े और थैला पकड़ के घर से बाहर निकल जाता है। ये सब उसके पापा भी किचन में खड़े होकर देख रहे थे। गन्या के जाने के बाद वो दरवाजा बंद करते हैं और फूट फूट के रोने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर गौरी पहुंच जाती है मुंबई, जहां उनको वही ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोग हेल्प करते हैं। कैसे उसको फ्रॉक पहना के उसे रोड में खड़ा कर देते हैं भीख मांगने के लिए। ये सब देख के एक छोटी सी बच्ची बहुत डर जाती है और वापस अपने घर लौट जाती है। पर उसकी दीदी कहती है अगर तू घर आई तो पापा अपनी जान ले लेंगे और हम सबको पापा को खोना पड़ेगा। इससे अच्छा तू यहाँ से चले जा और मैं टाइम टू टाइम तुझे हेल्प करते रहूंगी। बस वही आखिरी दिन था मेरा अपने घर पर। अब प्रेजेंट डे पे गौरी बोलती है अगर मुझे कभी पापा की आवाज़ सुननी हो तो मैं LIC एजेंट बनकर उनसे बात कर लेती हूँ, उनकी आवाज़ सुन लेती हूँ। फिर गौरी बताती है जब वो नौकरी की तलाश में यहाँ वहाँ ढूंढ रही थी, नवीन ने मुझे एक NGO से जुड़ने का मौका दिया। लो आ गया मेरा नवीन, ये तो बिल्कुल मेरा शाहरुख खान है। तभी नवीन उससे बोलता है आज तुम कोर्ट में नहीं गई, आज तो तुम्हारी हियरिंग थी। अब गौरी अपनी कहानी को कंटिन्यू करती है और बताती है कि मैं काम मांगने एक सेठ के वहाँ गई। वो साला मुझे बेटी बेटी कहता और मेरे साथ सोने की कोशिश करता। फिर मैंने मेल वेटर की नौकरी भी करी, मूछें लगा के तरह तरह के काम किए रे मैंने। लेकिन नवीन की हेल्प से मैंने अपनी पढ़ाई भी पूरी की और साथ ही NGO का काम भी किया। हम रेड लाइट एरिया में जाते और उन्हें सेफ सेक्स के बारे में बताते। मैं ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए भी लड़ती थी। वहीं रेड लाइट एरिया में मेरी पहली बार मुलाकात नरगिस से हुई। वो मुझसे कहती ये धंधे के टाइम पर यहाँ पैम्पलेट लेकर मत आया कर। मैंने उनके साथ और समय बिताया और आखिरकार वो राही नाम के फाउंडेशन में आने के लिए तैयार हो गए। इस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य सारी कम्युनिटी को एक साथ लेके आना था, जिसमें आम लोग, ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट सब लोग साथ में हों। फिर नवीन ने मुझे स्टेज में बुलाकर बधाई दी और फिर हमने एक एक्टिविस्ट और नरगिस को साथ में बुलाया स्टेज शेयर करने के लिए। उस पर एक एक्टिविस्ट लड़ गई। उसने बोला कि इन्होंने बाहर हमारे कपड़ों पर थूक दिया, मैं इसके साथ स्टेज शेयर करूंगी। तभी नरगिस को भी गुस्सा आ गया और वो भी बोली कि तुम लोग हमेशा हमारे ऊपर थूकते आए हो, तू अपने पति की शादी मेरे से करा दे, फिर मेरे कपड़े भी बिल्कुल तेरे जैसे ही होंगे। ये सुनकर एक्टिविस्ट और नरगिस में लड़ाई हो गई और जब हम दोनों उनको रोकने पहुंचे तब नरगिस मेरे पे भड़क पड़ी और बोली कि आज के बाद मेरी खोली के आसपास भी मत दिखाई देना। अगर तुझे हमारी इतनी फिक्र है तो सबसे पहले जो तू अंदर से है वही बाहर से बन फिर बात करना। उनके जाने के बाद नवीन ने भी मुझे समझाया कि गौरी पहले तुम्हें तन और मन से एक होना पड़ेगा, तभी ये लोग तुम्हें सीरियसली लेंगे। अब आता है गौरी के लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन, सेक्स चेंज करवाना। अब जब वो हॉस्पिटल जाती है तो वहाँ फैमिली वालों के साइन चाहिए थे ताकि कुछ भी हो तो जिम्मेदारी उन लोगों की हो। इस पर गौरी अपनी बहन को फ़ोन करती है, लेकिन फ़ोन उसके जीजा जी उठाते हैं और बाद में हिम्मत जुटाने के लिए अपने पापा को फ़ोन करती है। और फिर आता है ऑपरेशन वाला दिन। वहाँ उसका ऑपरेशन हो रहा होता है और दूसरी साइड उसके पापा उसका जीते जी श्राद्ध कर रहे होते हैं। ये सीन वाकई बहुत इमोशनल है। अब गौरी तन और मन से अपने आप को एक कर चुकी थी। अब एक दिन जब गौरी और उसके साथी पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं तब वो देखते हैं कि वहाँ पे एक किन्नर को बहुत ही बुरी तरीके से मारकर नीचे बैठाया हुआ है। गौरी उससे हालचाल पूछ ही रही होती है, उतने में ही वहाँ पुलिस वाला आता है और उनसे कहता है ए चलो निकलो रे, ये साली धंधा कर रही थी, रेड मारकर इसको पकड़ा है, इस पर इतने केस ठोकूंगा कि साली जिंदगी भर जेल पर ही सड़ेगी। गौरी उससे मिन्नतें करने लेती है कि छोड़ दीजिए साहब, कितना ही पैसा कमा लेगी ये ऐसा कर कर। तब पुलिस वाला उसको भी धौंस दिखाता है कि साली तेरे को भी अंदर कर दूंगा। तब गौरी को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है हाथ लगा के तो दिखा। कांस्टेबल से लेके मंत्री तक पहचान है हमारा, और हाँ मंत्री लोग हम कोटे वालों की ज़्यादा सुनते हैं तुम पुलिस वालों से, हम उनके ज़्यादा खास हैं। मंत्री से कह के ऐसी जगह ट्रांसफ़र करवाऊंगी ना कि घर वालों को देखना भी नसीब नहीं होगा। इस पर पुलिस वाला डर जाता है और गौरी से जाने के लिए कहता है और साथ ही उस किन्नर को भी गौरी के साथ भेज देता है। अब वो किन्नर उसे बताता है कि मेरा गुरु से मेरा झगड़ा हो गया था। गुरु वो होता है जो इन किन्नरों की देखभाल करता है, तो उसने मुझे घर से निकाल दिया। 3 दिन तक मैं सिर्फ पानी पी के रही और बाद में 2 ट्रक वालों ने मुझसे कहा कि वो मुझे 50 रुपये देंगी अगर मैं उनके साथ सोई तो।
और उसी समय पुलिस वालों ने रेड मार दी और तूने मुझे बचा लिया माँ। तब गौरी उससे कहती है, तूने मुझे माँ का दर्जा दिया है, इसलिए आज से तू मेरा बच्चा है। और गौरी उसे अपने साथ अपने घर ले आती है। अब रात को जब नरगिस और गौरी कमरे में होते हैं तो नरगिस कहती है कि मेरे को सोने के लिए बिस्तर और खाने के लिए पान चाहिए और तुम मेरी दोस्त होके मुझे दोनों ही चीज़ें नहीं देती। तब गौरी कहती है, जब मैं बड़ा सा विला खरीदूंगी तो तुझे अपना रूम उसमें दूंगी। तभी वहाँ मुन्ना आती है और उसे बताती है कि बगल वाली खोली की औरत मर गई और कर्जदार उसकी बेटी की बोली लगा रहे हैं। ये सुनते ही गौरी अपने साथियों के साथ वहाँ पहुँचती है और उस कर्जदार से कहती है, इसकी माँ ने मुझसे ज़्यादा कर्जा लिया था, इस हिसाब से बेटी पर हक भी मेरा हुआ और मेरे पे हाथ लगाने की तो सोचना भी मत। यहाँ सब मेरे ही लोग खड़े हैं, न धंधा करने के लायक बचेगी न दलाली करने के लायक। और वो बच्ची को अपने घर ले आती है। बच्ची उसे माँ करके बुलाती है और गौरी और बच्ची का रिश्ता बिल्कुल माँ बेटी जैसा ही हो जाता है। उसके बाद गौरी एक स्कूल में नौकरी के लिए जाती है। वहाँ प्रिंसिपल कहती है कि मैंने पहली बार इतनी एजुकेटेड डू ट्रांसजेंडर को देखा है। इस पर गौरी कहती है कि मैम सच सच बताइएगा, इससे पहले यहाँ कितने ट्रांसजेंडर आए हैं। इसका जवाब प्रिंसिपल के पास नहीं होता और शायद हम में से किसी के पास भी ना हो। उसके बाद वो स्कूल में पढ़ाने लगती है और रिपोर्टर्स भी उस पर आर्टिकल्स लिखने लगते हैं। अब गौरी फेमस हो गई थी। अब एक दिन देश के बाहर से गौरी को लेटर आता है। वो गौरी को एज अ गेस्ट स्पीकर बुलाते हैं और गौरी भी वहाँ जाके थर्ड जेंडर के बारे में अपना ओपिनियन देती है और लौट आती है। अब जब वो एयरपोर्ट में आ रही होती है तो एक किन्नर वहाँ पे आता है जो कहता है वो गौरी के साथ रहना चाहता है, हमेशा उसकी सेवा करना चाहता है। और गौरी सबकी तरह उसे भी अपना लेती है और अपने पास ही अपने घर में रखने लग जाती है। गौरी अब कैंपेन लगाने लगी थी जिसमें वो ट्रांसजेंडर्स को बताती है कि वो सिलाई, कढ़ाई और फेसबुक में ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जिनमें उन्हें फेस नहीं दिखाना पड़ता। वो ये सारे काम करके इज्जत के साथ जी सकती हैं। अब एक दिन वही एयरपोर्ट वाला किन्नर गौरी से कहता है कि माँ तू घर जा, मैं तेरे लिए पान लेके आता हूँ। और वो पान बना के गौरी को देने लगता है। तब नरगिस उससे पान छीन के कहती है, क्या ये पान को मैं खा लूँ? तब नरगिस उससे कहती है कि बता क्या मिलाया है इस पान में? तब वो किन्नर कहता है कि गुरु ने कहा था इसमें जहर मिलाने के लिए। तब नरगिस गौरी को समझाती है कि बहुत सारे उसी की कम्युनिटी के लोग ऐसे हैं जो आगे नहीं बढ़ना चाहते, वो हमेशा सेक्स वर्कर बन के ही रहना चाहते हैं, तो उसे उसका ख्याल रखना चाहिए। क्योंकि अब नरगिस का बॉयफ्रेंड सचिन नरगिस के साथ शादी करना चाहता है और शादी के बाद नरगिस तमिलनाडु में ही रहेगी। वो गौरी से कहती है तुझे मेरी शादी में नाचना होगा और साथ ही नरगिस सचिन को भी गौरी से मिलाती है। तब गौरी सचिन से कहती है कि नरगिस की दो बातें हमेशा याद रखना। पहला, नरगिस को पान समय पर दे देना और दूसरा, कभी उसको नीचे मत सुलाना। अब एक दिन वहाँ एक मछली बेचने वाला आता है जो अपनी टोकरी में एक लड़की को लाया होता है और गौरी उसे भी अडॉप्ट कर लेती है। इसी तरीके से गौरी बहुत सारी बच्चियों को अपनी फाउंडेशन की हेल्प से रेस्क्यू करने लग जाती है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये थी कि गौरी इतने लोगों का पालन पोषण कैसे करेगी। इसके लिए वो एक बार लॉयर से मिलती है जो उन्हें बताता है कि आप लोग के लिए कोई भी सुविधा सरकार के पास नहीं है। यहाँ तक के लिए आप गवर्नमेंट की नज़रों में एग्जिस्ट ही नहीं करते। ना आपका वोटर कार्ड होता है, ना राशन कार्ड होता है, यहाँ तक कि ना ही कोई पहचान पत्र। ये मान लीजिए कि आप उन लोग के लिए एग्जिस्ट ही नहीं करते। तब गौरी पूछती है कि हमें एग्जिस्ट होने के लिए क्या करना पड़ेगा। उस पर वकील उसे बताता है कि आप सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाल दीजिए। अगर सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया और थर्ड जेंडर मान्यता दे दी तो आप लोग एग्जिस्ट करने लगे और आपको भी सारी सरकारी सुविधाएं उपलब्ध हो जाएंगी। उसके बाद वकील सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाल देता है और जज साहब से कहता है कि सर अब हमें भी इन्हें मौका देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये लोग अपराध की गलियों में भटक जाएंगे क्योंकि इसके अलावा उनके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ जब गौरी कॉन्फ्रेंस से वापस लौट रही होती है तब मुन्ना उसे फ़ोन करता है और बताता है कि नरगिस ने आत्महत्या कर ली।
क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड सचिन उसे छोड़कर चला गया है। ये सुन के गौरी के पाँव से ज़मीन खिसक जाती है और जब गौरी हॉस्पिटल में नरगिस की लाश लेने पहुंचती है तो उसकी लाश ज़मीन पर रखी होती है। तब गौरी को नरगिस की बात याद आती है कि उसे नीचे सोना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तभी वहाँ पे 2 कंपाउंडर आते हैं जो कहते हैं कि इस लाश को कोई भी हाथ लगाना नहीं चाहता था। हम दोनों ने इसकी लाश को यहाँ पे रखा। अगर आप चाहो तो हमें कोई बख्शीश दे सकते। इस पर गौरी और उनमें बहस होने लगती है कि उन्होंने लाश को नीचे क्यों रखा। तभी वहाँ एक डॉक्टर आता है और कहता है ये हॉस्पिटल है, यहाँ चिल्लाना मना है, जहाँ लाश रखी है वहीं से लाश लेके फुट जाओ। तब गौरी कहती है अब तो इस लाश को यहाँ से उठाया नहीं जाए, भले ही तेरा डीन भी आके हमसे माफ़ी मांगे, नाक रगड़े, तब भी ये लाश यहीं रहेगी और गौरी भी। तब वो डॉक्टर अपने डीन को फ़ोन करता है। तब डीन कहता है अरे इन लोग को हाथ मत लगाना, लाश को वहीं रहने दो, सड़ जाएगी तो कल तो फेंक देना। तभी गौरी की कम्युनिटी के लोग और गौरी बाहर से धन्ना देने लगते हैं। जब तेज बारिश आती है तो सब लोग वहाँ से उठ जाते हैं, लेकिन गौरी अपनी जगह से नहीं हिलती। उसके बाद अगले दिन जब डीन आता है तो गौरी और गौरी की कम्युनिटी के लोग डीन को घेर लेते हैं। तब डीन गौरी से कहता है क्या हम ऑफिस में जाके बात करें। लेकिन ऑफिस में जाने के बाद भी डीन गौरी की किसी भी बात को नहीं सुन रहा था। तब गौरी उसे अपना चंडी वाला रूप दिखाती है और आखिरी में डीन को हार के माफ़ीनामा मांगना पड़ता है। तब जाके गौरी नरगिस को आखिरी विदाई देती है और फिर वो ऐतिहासिक दिन आता है जिस दिन सुप्रीम कोर्ट अपना निर्णय देती है और वो ट्रांसजेंडर को मान्यता दे देती है और उसी के साथ उनको वो सारी मिल जाते हैं जिनके वो हकदार हैं। उसके बाद सुष्मिता सेन अपनी स्याही धोती है और बाहर निकल के कहती है कि हम लोग भी आप में से ही एक हैं, प्लीज़ हमें हमारे जेंडर के लिए मत पहचानिए, हमारे काम के लिए हमको पहचानिए, हम आप लोगों से अलग नहीं हैं, आप लोग की सोसाइटी का एक हिस्सा हैं। और इधर ही ये मूवी ख़त्म हो जाती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है गौरी सावंत को, जिनकी स्टोरी पर सुष्मिता सेन ने काम किया है। यही वो ट्रांसजेंडर है जिन्होंने सबसे पहले ट्रांसजेंडर के हक़ के लिए बात करी थी और अपनी कम्युनिटी को आगे बढ़ाने के लिए काम किया था। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को